तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक गैस्टाल्ट सिद्धांत है। अन्य नाम है सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत, साम सामयवी सिद्धांत, समवर्ग या स्वरूप स्वरूपवादी सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत। गैस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समवर्ग या पूर्ण। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रयोग कोहलर ने किया। कोहलर ने इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया। यह सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिवर ने दिया तथा कोपका व कोहलर ने इसको प्रचलित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या ब्रैकेट में शिक्षण या अधिगम को बिना खंडों में विभाजित किए समान एवं पूर्ण रूप से एक साथ बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बालक अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा स्वयं ही अधिगम प्राप्त कर लेता है। कोहलर के अनुसार सूझ की विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है। सूझ का संबंध बुद्धि से होता है। सूझ आयु पर निर्भर करती है, अर्थात आयु बढ़ने के साथ साथ सूझ बढ़ती है। सूझ से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। गैस्टाल्ट सिद्धांत के चरण। फर्स्ट लक्ष्य, बालक को लक्ष्य प्राप्त करने में समस्या आना, बाधा लक्ष्य प्राप्त करने में लक्ष्य प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं का आना, तनाव, बाधाओं की स्थिति में व्यक्ति द्वारा निष्क्रिय होकर चिंतन मनन करना। फोर्थ संगठन, व्यक्ति द्वारा संपूर्ण परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करने पर सूझ का उत्पन्न होना एवं लक्ष्य की प्राप्ति करना। फिफ्थ है पुनः संगठन, व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों का पुनः संगठन करना। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी का प्रयोग किया। ये इसकी पिक्चर है। फिर कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। यह सिद्धांत रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। यह सिद्धांत सभी विषयों के सह संबंध पर बल देता है। यह समझकर सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। गणित एवं भौतिक विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत में तर्क, चिंतन व स्मरण शक्ति का विकास होता है। कोहलर के सिद्धांत की आलोचना इसका है समय एवं अम की अधिकता होती है। यह आदर्शवादी सिद्धांत है। मंदबुद्धि बालकों व छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसका पिक्चर। प्रतिपादक अल्बर्ट बंडरा इसे प्रतिरूपों का सिद्धांत भी कहते हैं। बंडूरा के अनुसार बालक अपने सामाजिक परिवेश की हर घटना, क्रिया तथा व्यवहार को प्रतिरूपों के रूप में ग्रहण करता है और उसके द्वारा वह अधिगम प्राप्त करता है। क्षेत्रीयता का सिद्धांत है। प्रतिपादक है कुटर लेविन। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कुटर लेविन के अनुसार बालकों में अधिगम का विकास उनके भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। परबलन का सिद्धांत है। प्रतिपादक है क्लार्क एल हल। क्लार्क के अनुसार बालकों में अधिगम की प्रक्रिया परबलन पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है। समीपता का सिद्धांत है। प्रतिपादक है एडविन गुथरी के अनुसार उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापना का कार्य पुनर्बलन ही नहीं करता, बल्कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध उद्दीपक एवं उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के मध्य समीपता के आधार पर संबंध स्थापित होता है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड
टोलमैन ने किया। टोलमैन के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। टोलमैन का सिद्धांत प्रयोजनवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। टोलमैन के अनुसार न केवल गतियों का अधिगम होता है बल्कि चिन्हों आकृतियों के माध्यम से भी अधिगम होता है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, इसमें है प्रतिपाद अब्राहम मास्लो। मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानवतावादी अधिगम सिद्धांतों को जन्म मिला है। इन मनोवैज्ञानिकों में सबसे प्रमुख अब्राहम मैस्लो, क्लार्क रोजर्स। अब्राहम मैस्लो ही वे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास में पहली बार मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति कहा था। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, आत्म अभिव्यक्ति संबंधी आवश्यकताएं सबसे उच्च स्तर। फिर सेकंड है आत्मसम्मान बनाए रखने की आवश्यकता, प्यार और दूसरों से संबंधित रहने आवश्यकताएं, मानवीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं सबसे निचला स्तर। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये पिक्चर इसकी प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड। पियाजे ने बालकों में चिंतन और तर्क शक्ति के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्याहान, चिंतन, तर्कना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके रूपांतरण, वितरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उनका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा कर्मिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। पियाजे ने इस सिद्धांत द्वारा यह बताया कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के सोपान, फर्स्ट है अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो उपक्रियाएं हैं। फर्स्ट है आत्म सातवकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से सामंजस्य करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं को सहारा लेता है। जैसे शिशु द्वारा वस्तु को उठाकर मुंह में डालना। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी योजना, संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन कर सके। साम्य धारण बालक द्वारा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम रखना। संरक्षण वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। संज्ञानात्मक संरचना किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को
संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना के ही आधार पर 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। मानसिक संक्रिया संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता ही मानसिक संक्रिया है। इसकी मस व्यवहारों का संगठित पैटर्न जैसे आसानी से दोहराया जा सकता है, इसकी मस कहते हैं। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यकरण किया जा सके। स्कीमा इस तरह से मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित है। विकेंद्रीकरण किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। प्रारंभ में बालक में यह क्षमता नहीं होती, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। आत्मक विकास की अवस्थाएं: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। समय है जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में भाषा का अभाव होता है। बालक वातावरण को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से ही जानता है। बालक गामक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। बालक प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अस्थायी मानता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था समय है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ होने लगता है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बनने लगती है। बालक विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। बालकों में प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ में बालक में सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में भेद करने की क्षमता नहीं होती। 5 वर्ष के अंत में बालकों में सजीव निर्जीव में भेद करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस समय बालक आत्म केंद्रित होते हैं। उनका विश्वास है कि संसार में जो कुछ विद्यमान है वह सब उनके लिए ही है, जैसे सूर्य का साथ चलना। बालकों में कल्पनाशीलता अधिक, लेकिन सोचने समझने तर्क करने की क्षमता का अभाव होता है। फिर मूर्त संक्रिया अवस्था, ठोस संक्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष। बालकों में मूर्त चिंतन का विकास होता है। वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बालक वस्तुओं के बीच समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगतता को समझने लगते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था समय है 11 वर्ष से अधिक। संपत्तियों का समुचित विकास होने लगता है। भाषा संबंधी योग्यता व संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। स्मरण शक्ति रटने पर आधारित ना होकर तर्क व समझ पर आधारित होने लगती है। समस्या समाधान योग्यता का उचित विकास हो जाता है। अन्वेषणशीलता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि सर्जन में सहायक आवश्यक बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शिक्षा में उपयोग। यह सिद्धांत शिक्षार्थी या बालक की भूमिका को काफ़ी संकीर्ण एवं महत्वपूर्ण मानता है। बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रित जैसे दोषों को दूर करने हेतु शिक्षक को अपने अध्यापन का कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है। वे संरक्षण संबंध तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
गोटस्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत। लेव गोटस्की बेलारूस के मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वाइगोत्स्की ने इसका विरोध कर कहा है कि एक हकीकत ऐसा नहीं है और बच्चे जिस उम्र में भी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उस पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं। वाइगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंत व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बच्चे को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहां तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं से अलग तथा संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के स्तर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र GDP बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों के क्षेत्र रेंज से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव है। पारस्परिक शिक्षक ब्रैकेट में या अन्य वयस्क तथा बालक बारी बारी से किसी क्रिया को इस ढंग से करते हैं जिसमें शिक्षक या अन्य वयस्क बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। आंतरिक संभाषण पियाजे के अनुसार यह निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित होता है जबकि वाइगोत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्य अवस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। यह अंतरण सामान्यतः 3 से 7 साल के बीच होता है और इसमें बच्चे अपने आप से बात करना सीख लेते हैं। इसके बाद आत्म बातचीत बच्चों का स्वभाव हो जाता है और वे बिना स्पष्ट बोले ही कोई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं वे सामाजिक रूप से बच्चों की अपेक्षा दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते हैं। शिक्षा में महत्व। यह सिद्धांत शिक्षण एवं अधिगम के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है जिसमें शिक्षण अधिगम के सामाजिक संदर्भ तथा सहयोग के महत्व पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार स्कूल में जो वर्ग या कक्षा चलाए जाते हैं उनमें व्यक्तित्व भिन्नता पर बल डाला जाता है। प्राक स्कूली शिक्षा के समय बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए। अधिगम संबंधी निर्योग्यता कठिनाइयाँ डिस्माफिया लेखन संबंधी समस्या डिस्लेक्सिया पठन संबंधी समस्या डिस्प्रैक्सिया पढ़ने लिखने तथा बोलने संबंधी समस्या डिस्कैकुलिया गणनाओं संबंधी समस्या डिस्पेजिया गति कौशल संबंधी समस्या प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण
अफेसिया भाषा संबंधी समस्या, बुलिमिया भोजन ग्रहण संबंधी समस्या, डिमेंशिया तर्क चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ADHD अवधान संबंधी समस्या, एफासिया वाचन लेखन एवं भाषा में अयोग्यता। फिर चिंतन, इसकी पिक्चर। फिर चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन एक उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब प्राणी के समक्ष कोई समस्या आती है, अर्थात चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। उद्दीपक चिंतन अनुक्रिया। चिंतन में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। चिंतन में गत अनुभूति भी सम्मिलित होती है। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। चिंतन में विश्लेषण एवं संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिंतन अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा एक विशेष प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है जिसे कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। कोल सैनिक के अनुसार संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। क्रो किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। रोस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन के प्रकार, फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक एवं मूर्त। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास प्रारंभ होता है जब बालक किसी व्यक्ति वस्तु घटना के प्रत्यक्षीकरण से विचार विमर्श करता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। कल्पनात्मक चिंतन बालक द्वारा वस्तुओं घटनाओं की व्याख्या करके नए संबंधों की खोज करना है। प्रत्यात्मक चिंतन प्रतीकों एवं चिन्हों के आधार पर किया गया चिंतन। तार्किक चिंतन यह चिंतन का सबसे उच्च स्तर है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। चिंतन के मुख्यतः 4 साधन हैं। फर्स्ट है प्रतिमा, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सेकंड है भाषा, दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा है संप्रत्यय, एक जैसी वस्तु या एक समान गुण होने पर संप्रत्यय का निर्माण। प्रतिज्ञाप्ति, विभिन्न समस्याओं को जोड़कर चिंतन करना। चिंतन के प्रकार, स्वैली चिंतन, अपने विचारों में खोना, जैसे गोवा की सैर करना। इस प्रकार के चिंतन में समस्या का समाधान नहीं होता। यथार्थवादी, इसका संबंध वास्तविकता से है, इससे समस्या का समाधान होता है। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हैं। निगमनात्मक चिंतन है, इसमें दिए गए तथ्यों के आधार पर चिंतन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसे अनिसारी चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन, इसे आगमनात्मक अथवा अपसारी चिंतन कहते हैं। इसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष का निर्माण करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या सत्य को स्वीकार करने से पहले उसके गुण एवं दोष की परख करता है। फिर है अभिप्रेरणा की पिक्चर, मोटिवेशनल एटीट्यूड, सक्सेस, गोल, आइडिया, सपोर्ट, परफॉर्मेंस। अर्थ अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है गति प्रदान करना। अर्थात अभिप्रेरणा वह कारक है जो किसी कार्य को करने के बल, उत्साह व
शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था या तत्परता है जो किसी व्यवहार एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित की जाती है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा वह सामान्य क्रियाकलाप है जो मनुष्य के व्यवहार को उचित मार्ग की ओर ले जाती है। डॉक्टर विनोद उपाध्याय एवं रश्मि उपाध्याय के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति को गतिशील एवं लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक बनाती है। अभिप्रेरणा के घटक। संप्रत्यय अभिप्रेरणा के घटक हैं। फर्स्ट है आवश्यकता। प्रनोद होता चालक। प्रोत्साहन होता उद्दीपन। और फिर अभिप्रेरणा के प्रकार। 2 प्रकार हैं। कौन सा है? फर्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा, व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करना आंतरिक अभिप्रेरणा है। जैसे माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाना। बाहरी अभिप्रेरणा, व्यक्ति द्वारा किसी बाहरी दबाव से कार्य करना बाह्य अभिप्रेरणा है। जैसे बच्चे के रोने पर माँ द्वारा दूध पिलाना। फिर है इसमें अभिप्रेरणा की विशेषताएं। फर्स्ट है अभिप्रेरणा क्रियाशील होती है। यह साध्य न होकर साधन है। अभिप्रेरणा मानव के व्यवहार से प्रभावित होती है। शारीरिक परिस्थितियों का प्रभाव अभिप्रेरणा पर पड़ता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। फर्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड, युंग व एडलर। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। शारीरिक सिद्धांत अभिप्रेरणा शारीरिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। व्यवहार का सिद्धांत, C.L. हल। क्षेत्र सिद्धांत, कुर्ट लेविन। प्रेरक अर्थ व्यक्ति शरीर में उपस्थित शारीरिक दशाएं जो किसी कार्य को प्रेरित करती है प्रेरक कहलाती है। प्रेरकों के प्रकार। M.K. थॉमसन के अनुसार 2 प्रकार के प्रेरक हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक प्रेरक, भूख प्यास, नींद, क्रोध, काम, मल मूत्र त्याग आदि। कृत्रिम प्रेरक, दंड पुरस्कार, निंदा प्रशंसा, उन्नति आदि। मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक। गैरिट के अनुसार 3 प्रकार, जैविक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन तथा जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करती है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है। प्रनोद न्यूनता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क लियोनोर्ड हल ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अनुक्रिया करने हेतु भूख प्यास नींद आदि प्रनोद की भूमिका पर बल देता है। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोलोमन तथा कॉर्बेट ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति की 2 विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। 5th है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड C. मैकक्लेलैंड द्वारा किया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य बालक द्वारा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। बालक अभिप्रेरित होकर अपना कार्य ढंग से करता है ताकि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। बालक की छोटी उपलब्धि उसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।
जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक में चयन होने के बाद प्रथम श्रेणी शिक्षक बनने की चाहत का होना। फिर है इसमें व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ नकाब, मुखौटा, वेशभूषा। व्यक्तित्व से संबंधित अवधारणाएं। फर्स्ट है सामान्य अवधारणाएं। किसी मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही व्यक्तित्व है। समाज शास्त्रीय आधार। व्यक्तित्व कुछ गुणों का संगठन मात्र है। दार्शनिक अवधारणा। दार्शनिक के अनुसार व्यक्तित्व संपूर्ण रूप में एक नैतिक आदर्श है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा। इस अवधारणा में वंशानुक्रम और वातावरण की देन है। फिर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व इदम अहम परम अहम का संगठन है। इदम जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं प्रबल हो तथा मानसिक स्तर निम्न हो तो उसे इदम की स्थिति माना जाता है। इदम जन्मजात है जो सुखवादी सिद्धांत आधारित है। बचपन में इदम ज़्यादा होता है। इदम को अचेतन मन का राजा कहते हैं। इदम में उचित एवं अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रहता। इदम में पार्श्विक एवं आपराधिक प्रवृत्ति अधिक होती है। अहम जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाओं एवं मानसिक शक्तियों के बीच संतुलन हो तो उस मनोशारीरिक स्थिति को अहम कहते हैं। अहम का संबंध वास्तविकता से है। अहम को चेतन मन का स्वामी कहते हैं। अहम को मुख्य शासक माना जाता है। अहम ना सुखवादी बनो और ना ही आदर्शवादी बनो पर आधारित है। अहम को मानवता का प्रतीक माना जाता है जो युवा अवस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। परम अहम जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं निम्न हो तथा मानसिक शक्ति प्रबल हो तो उस मनोशारीरिक दशा को परम अहम कहते हैं। परम अहम आदर्शवादी एवं नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। परम अहम में देवत्व का गुण पाया जाता है। शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना अलग अलग प्रकार के शील गुणों से हुई है। व्यक्ति में पाई जाने वाली एक विशिष्ट आदत जो स्थायी हो, जिसका बार बार दोहरान किया जा सके, उसे शील गुण कहते हैं। शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन G.W. ओलपोर्ट द्वारा किया गया। R.B. केटल ने 16 प्रकार के शील गुण बताए। फिर व्यक्तित्व की परिभाषाएं। फर्स्ट है ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति किसी मनुष्य के मनोदैहिक गुणों का संगठन है जो वातावरण के साथ उसके समायोजन को निर्धारित करता है। म्यूर हेड के अनुसार व्यक्ति किसी व्यक्ति में उन संपूर्ण गुणों का समावेश है जो व्यक्ति के शारीरिक गठन, रुचि के व्यवहार, अभिवृत्तियों, क्षमता, योग्यता और प्रेरणा का सबसे निराला संगठन है। वर्गेस के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी लक्षणों का योग है जो किसी व्यक्ति के समाज में कार्य तथा उसके स्तर का निर्धारण करते हैं। अतः व्यक्तित्व सामाजिक प्रभाविता है। मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्कारों, आवेगों, प्रवृत्तियों एवं अर्जित संस्कारों का योग है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं,
एवं अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का संवित रूप, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। वेलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण व्यवहार के आधार पर वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटिस ने मनुष्य व्यवहार का अध्ययन किया, इसको 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है मंदबुद्धि व्यक्तित्व ब्रैकेट में पीमा या निर्बल। सेकंड है उदासीन ब्रैकेट में निराशावादी। थर्ड है क्रोधी ब्रैकेट में सीन क्रोधित होने वाले। फोर्थ है आशावादी ब्रैकेट में उमंग उत्साह एवं आशा से परिपूर्ण। समाज शास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने लोगों के सामाजिक गुणों के आधार पर प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है संज्ञानात्मक ब्रैकेट में आदर्शवादी अथवा सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सेकंड है आर्थिक व्यक्तित्व वाले। थर्ड है सामाजिक व्यक्तित्व वाले। फोर्थ है धार्मिक व्यक्तित्व वाले। फिफ्थ है राजनीतिक व्यक्तित्व वाले। सिक्स है कलात्मक रसात्मक अभिव्यक्ति वाले। शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेशमर ने अपनी पुस्तक फिजिक व कैरेक्टर में शारीरिक संरचना व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। फिर ये पतला है, ये मोटा है, मीडियम है। फिर है इसमें है फर्स्ट पिकनिक नाटा ब्रैकेट में नाटा। इस प्रकार के लोग छोटे कद वाले, मोटे व गोल, अधिक सामाजिक तत्व वाले तथा मित्रों में लोकप्रिय होते हैं। सेकंड है स्थैनिक ब्रैकेट में शक्तिहीन निर्बलता या निर्बलता। इस श्रेणी के लोग पतले व दुबले होते हैं एवं ये दूसरों की निंदा किया करते हैं लेकिन अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करते। एथलेटिक ब्रैकेट में शक्तिशाली। इस श्रेणी के लोग शक्तिशाली, चौड़े सीने वाले लोग। यह लोग अधिक समायोजन वाले होते हैं। फिर फोर्थ डाई स्पेलास्टिक मिश्रित ब्रैकेट में मिश्रित शारीरिक संरचना मिश्रित व व्यक्तित्व भी मिश्रित होता है। शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग बताए। फर्स्ट है एंडोमार्फिक ब्रैकेट में गोल व फूले हुए लोग। सेकंड है मीसोमार्फिक ब्रैकेट में मजबूत व बलिष्ठ लोग। फिर थर्ड एक्टोमार्फिक ब्रैकेट में निर्बल शरीर वाले लोग। ये दे रखी पिक्चर में। फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर जुंग ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। फर्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। फर्स्ट है अपने आप में केंद्रित रहने वाला। सेकंड है जगत के बाह्य पदार्थों से ताल्लुक नहीं रखने वाला। थर्ड है सांस्कृतिक विषयों से दूर रहने वाला। यह सामाजिक रूप से अनभिज्ञ। नेक्स्ट है पुस्तकों को पढ़ने में सर्वाधिक रुचि लेने वाला। फिर आगे इस प्रकार के लोग कर्तव्य परायण होते हैं। बहिर्मुखी फर्स्ट पॉइंट है यह आत्मविश्वासी होते हैं। सेकंड है उनकी खेल कूद में ज़्यादा रुचि होती है। थर्ड है सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। फोर्थ है यथार्थवादी ज़्यादा तथा मगर आदर्शवादी कम होते हैं। अभिमुखी व्यक्तित्व नोमोन या कोर नामक मनोवैज्ञानिकों ने युग के सिद्धांत में संशोधन कर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार। फर्स्ट है स्थूल विचारक व्यक्तित्व। सेकंड है सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व। थर्ड है विचार प्रधान व्यक्तित्व। फिर है व्यक्तित्व के गुण ओलपोर्ट ने व्यक्तित्व के गुणों से संबंधित 45 शब्दों को इकट्ठा किया। इस आधार पर उसे 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है बुद्धिमत्ता। सेकंड है गतिशीलता। थर्ड है सामाजिकता। फोर्थ है स्वभाव।
वहाँ फिफ्थ है आत्म प्रकाशन। ओलपोर्ट तथा कैटल के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ओलपोर्ट एम कैटल का शील गुण सिद्धांत है। ओलपोर्ट तथा कैटल ने व्यक्तित्व के 4500 गुणों के आधार पर 171 गुणों को व्यक्तित्व के निर्धारण में आवश्यक माना तथा इस आधार पर व्यक्तित्व को 12 भागों में विभक्त किया है। फर्स्ट है चक्र विक्षेपित, सेकंड है सामान्य मानसिकता, थर्ड है प्रभावशाली, फोर्थ है धनात्मक चरित्र, फिफ्थ है संवेगात्मक परिपक्व, छठा नंबर है साहसी चक्र विक्षेपित, 7 नंबर है परिपक्व, फिर 8 नंबर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, फिर 9th नंबर विश्वासी, फिर 10वां नंबर अपारंपरिक, फिर 11 नंबर विनीत, फिर 12 नंबर प्रसन्न मुख। व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ चार विधियाँ होती हैं। फर्स्ट है अंतरंग विधि ब्रैकेट में आत्मनिष्ठ विधि, सेकंड है बहिरंग विधि ब्रैकेट में वस्तुनिष्ठ विधि, थर्ड है प्रक्षेपण विधि, फिर फोर्थ मनोविश्लेषण आत्मक विधि। अंतरंग एवं बहिरंग व्यक्तित्व मापन विधियों को अप्रक्षेपी विधियाँ मानी जाती है। जैसे अंतरंग विधि, इस विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन स्वयं व्यक्ति या किसी मित्र, सहयोगी, परीक्षक की सहायता से किया जाता है। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट है आत्मकथा लेखन विधि, सेकंड है प्रश्नावली विधि, थर्ड है व्यक्ति इतिहास विधि, फोर्थ है साक्षात्कार विधि, फिफ्थ है निरीक्षण विधि, 6 है अनुसूची, 7 है जीवन चरित्र, 8 नंबर डायरी लेखन, 9th है परिसूचियाँ, फिर बहिरंगीय या वस्तुनिष्ठ विधि। इस विधि में किसी अन्य व्यक्ति या अन्य माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे संचय आलेख रेटिंग स्केल विधि, थर्ड है समाजमिति विधि, फोर्थ शारीरिक परीक्षण विधि, फिफ्थ है निष्पत्ति परीक्षण, 6 है जांच सूची, 7 नंबर बैटरी परीक्षण। यह है प्रशिक्षण विधियाँ। फर्स्ट है ये एक अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। इसमें परीक्षार्थी के समक्ष उत्तेजित उद्दीपक दिया जाता है, उसके व्यवहार, रुचियों, आदतों व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ शामिल की गई हैं। जैसे फर्स्ट है शब्द साचार्य विधि, सेकंड है मुक्त साचार्य विधि, थर्ड है आंशिक साचार्य विधि, फोर्थ है नियंत्रित साचार्य विधि, फिफ्थ है चित्र साचार्य विधि, 6 नंबर है रचना तकनीक, 7 है पूर्ति तकनीक, 8 नंबर है कर्म तकनीक, 9th है अभिव्यक्ति तकनीक, 10 नंबर है वाक्य पूर्ति परीक्षण, 11 है प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षण, 12 है खेल प्रणाली, 13 है चित्र कहानी बनाओ परीक्षण, 14 है सौंदी परीक्षण, 15 है होल्ज मैन सही के धब्बों का परीक्षण, 16 है पोड़ बोध परीक्षण, 17 है मोजेक परीक्षण,